क्लास 7th NCERT चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, क्या वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित थी, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले कि संस्कृति क्या है। देखिए, संस्कृति है मानव जीवन के दिन प्रतिदिन के आचार विचार, जीवन शैली तथा कार्य व्यवहार ही संस्कृति कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मानव समाज के धार्मिक, दार्शनिक, कलात्मक, नीतिगत विषयक कार्यकलाप, परंपरागत प्रथाओं, खान पान, संस्कार इत्यादि के समन्वय को भी संस्कृति कहा जाता है। यानी आपकी जीवन शैली किस तरह की है, आप किस तरह का सोचते हैं, आपकी परंपरागत प्रथाएं क्या हैं, आपका मनोरंजन का कार्य क्या है, किस तरह का अनुशासन, आचार व्यवहार, आपके संस्कार, ये सब मिला के क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृति आपकी भाषा हो सकती है, आपका मनोरंजन का साधन, आपका रहन सहन, वो सब एक क्षेत्रीय संस्कृतियों के अंतर्गत आता है। तो वही हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं, उन एरियाज़ के स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और तमिलनाडु है जो हाईलाइट किए हुए हैं। वही इस चैप्टर में इन्हीं के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग है कि क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो हैं वो समय के साथ साथ बदलती हैं और जटिल प्रक्रिया से विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होती हैं। जैसे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की होती हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। यानी क्षेत्र तो अलग अलग हैं, लेकिन वो परंपराएं लगभग एक सी हमें प्रतीत होती हैं। कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकलती हैं, तो वहीं कुछ परंपराएं अन्य क्षेत्रों में जाकर एक नया रूप ले लेती हैं। यानी उनका ओरिजिन तो कहीं और होता है, लेकिन वो किसी नए क्षेत्र में जाके एक अपना नया रूप ले लेती हैं। तो इसी के क्रम में चेर और मलयालम भाषा का विकास बताया है। जैसे कि हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ पढ़ रहे हैं, तो केरल जो क्षेत्र है वर्तमान का, उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि जो केरल का जो महोदयपुरम था, उसका जो चेर राज्य है वो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है और 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और वर्तमान केरल राज्य का हिस्सा है महोदयपुरम जो है। तो इस इलाके में बोली जाने वाली भाषा मलयालम भाषा है और यह शासकों द्वारा इसका उपयोग, मलयालम भाषा का उपयोग और लिपि का उपयोग अपने अभिलेखों में किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मलयालम भाषा है उसका प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी किसी क्षेत्रीय भाषा को अगर सबसे पहले किसी सरकारी अभिलेख में लिखा गया है तो वो मलयालम भाषा है। और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ 12वीं शताब्दी के आसपास की हैं। और मलयालम जो भाषा है वो संस्कृत की ऋणी है, यानी संस्कृत से काफ़ी हद तक वो प्रभावित है। और चेर लोगों की जो संस्कृति है, यानी भाषा के इतर जो अन्य प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, तो चेर लोगों की जो संस्कृति है वो संस्कृत की परंपराओं से काफ़ी हद तक प्रभावित है। चेर लोग यानी जो चेर राज्य के जो निवासी हैं और वर्तमान केरल का हिस्सा है। और केरल के, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो चेर जो लोगों की संस्कृति है वो संस्कृत की परंपराओं से काफ़ी हद तक प्रभावित है, क्योंकि केरल के मंदिर रंगमंच की जो परंपरा है वो संस्कृत के महाकाव्यों पे आधारित थी। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है मणिप्रवालम शैली। तो शाब्दिक अर्थ तो उसका हीरा और मूंगा में होता है, लेकिन साहित्यिक अर्थ में मणिप्रवालम शैली का अर्थ ये होता है कि जो दो भाषाओं के प्रयोग से जो साहित्यिक कृति लिखी जाती है वो मणिप्रवालम शैली कहलाती है। तो एक लीला तिलकम जो एक 14वीं सदी का एक ग्रंथ है, लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र पर आधारित है। तो यह जो ग्रंथ है ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। यानी संस्कृत और जो मलयालम भाषा है उसका मिक्स जो रूप है वो लिखा गया है, मणिप्रवालम शैली है। फिर जो नेक्स्ट है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। तो देखिए, अच्छा उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो चेर राज्य है, हमने क्लास 6 NCERT में एक शब्द पढ़ा था मूवेंदार, जो तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम उदाहरण है। संगम साहित्य में एक मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मूवेंदार शब्द में का अर्थ है मुखिया, 3 शासक परिवारों के मुखिया, जो जिनके लिए प्रयुक्त किया गया है
चोल चेर पांड्य, यानी यहाँ पे चेर का उल्लेख आया है तो उसी के क्रम में मैंने बताया है कि चोल चेर पांड्य के लिए मूविंदार शब्द का प्रयोग तमिल साहित्य की प्राचीनतम कृति संगम में किया गया है। ठीक है, फिर है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय, नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। जैसे ही पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ जो है उनका अर्थ है दुनिया के मालिक अर्थात भगवान विष्णु। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्थानीय जो लोग देवी देवता थे उन्हें किसी ना किसी तरीके से जो मुख्य जो देवता थे विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा से जोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर भी यही करा, जो जगन्नाथ हैं उन्हें जो लोक देवता थे उन्हें भगवान विष्णु से जोड़ दिया गया। ये आप कैसा कह सकते हैं, ये ऐसे कह सकते हैं कि आज भी जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वो स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे विष्णु का रूप मान लिया गया। यानी जो समाज है वो जो मुख्य समाज में मुख्य समाज का एक अंग बन गया, मुख्य जटिल समाज का एक अंग बन गया, तो उनके जो देवी देवताएँ हैं उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से मुख्य जो देवी देवताएँ हैं उनका रूप मान लिया गया था। फिर 17वीं-12वीं शताब्दी में गंगवंश के प्रतापी शासक थे राजा अनंत वर्मन। इनके द्वारा पुरी में पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ हेतु एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। मतलब इन्होंने एक पहचान दी, जो लोग देवी देवता थे भगवान जगन्नाथ, इन्होंने कहा कि भाई मैं मंदिर बनवाता हूँ। फिर 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय हुए, उन्होंने अपना राज्य ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया कि जो ये राज्य है ये तो भगवान जगन्नाथ का है, मैं उनके बिहाफ में शासन कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इस मंदिर की सत्ता बढ़ती गई। अर्थात जिसने इस मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया वह सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गया। जो मंदिर था ये वहाँ स्थानीय जो लोग थे उनके के बीच में काफ़ी लोकप्रिय था। फिर जब मुख्य समाज का अंग बना तो ये मंदिर भी लोकप्रिय हो गया और ये इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। तो वहाँ पर जो भी शासक वर्ग आता, अगर वो इस मंदिर पे नियंत्रण कर लेता तो इसका मतलब ये समझिए कि उसने वहाँ के लोगों पे नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए उड़ीसा को जीतने वाले, फिर चाहे वो मुगल हों, मराठा शासक हों या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सभी ने इस मंदिर पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ये जानते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्वतः ही स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है, केरल पढ़ा, अभी उड़ीसा पढ़ा, अभी राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, अभी राजस्थान वाला हिस्सा आ रहा है जो भी हमने मैप में देखा था। तो देखिए चूँकि 8वीं शताब्दी में राजस्थान जो प्रदेश है उसमें 8वीं शताब्दी से ही राजस्थान क्षेत्र के अधिकांश भाग पर राजपूत जो परिवार हैं उन राजाओं का शासक रहा है। जैसे पृथ्वीराज एक राजा थे, तो इसलिए 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे वो जो आज का जो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे राजपूताना कहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि जो ये प्रदेश है इसमें प्रमुख रूप से जो लोग हैं, भाई शासक वर्ग भी राजपूत रहा हुआ है तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी राजपूत ही रहे होंगे। लेकिन ये बात बुरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तरी और मध्य भारत में भी कुछ क्षत्रिय वर्ग ऐसे थे जो अपने आप को राजपूत कहा करते थे। यानी कि पहली बात तो ये नहीं कि सिर्फ राजपूत राजस्थान में ही रहते थे, वो जो उत्तर और मध्य भारत का भी एक इलाका था जहाँ पर भी वो रहते थे। दूसरी बात, राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य जाति समुदाय भी रहा करते थे, लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजपूतों ने राजस्थान की एक संस्कृति को एक विशिष्टता प्रदान करी है। जो उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो उनके आदर्शों, अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। ये जो शासक वर्ग थे, जो राजपूत शासक वर्ग रहा है राजस्थान का, इन्होंने अपने पूर्वोत्तर शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा है, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु का वरण करा। ये भी एक तरीके की संस्कृति है आपकी, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि ये शूरवीरता इनमें एक गुण था कि ये अपने मतलब रण क्षेत्र में अपनी बात के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होना ये ज़्यादा अच्छा मानते थे बजाय सरेंडर करने के। तो ये इनकी एक विशेषता थी, समुदाय की विशेषता थी। तो इन राजपूत शूरवीरों की जो कहानियाँ हैं वो काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य
वे गीत उन शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं तथा अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करते रहेंगे। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या वीर पुरुषों की इन शौर्यपूर्ण कहानियों में क्या स्त्रियों को भी स्थान प्राप्त था? तो कि हाँ, कभी कभी वे झगड़े के रूप में विद्यमान हैं कि जब पुरुष जो हैं वो स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, और कहीं कहीं पर स्त्रियां अपने शूरवीर जो पति हैं उनका जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। जैसे कि सती प्रथा एक है जहाँ पे पति की मृत्यु हो जाने पे जो महिला है वो उनके साथ सती हो जाती हैं। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये है। फिर ये मैप है जो हमने पढ़ा, अभी हमने राजस्थान का पढ़ लिया, उड़ीसा का पढ़ लिया, केरल का पढ़ लिया। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। नृत्य भी एक संस्कृति का एक रूप है, एक आपके भाव अभिव्यक्त करने का एक तरीका है नृत्य। तो इसमें इसी प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलती हैं, उसी प्रकार नृत्य की परंपराएं भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिलती है। यहाँ पे कथक नृत्य के बारे में बात की गई है। जो कथक शब्द है वो कथा से निकला है। कथा यानी कहानी। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार जो होते थे ये अपने हाव भाव और संगीत से अपना जो भी वो कथावाचन करते थे उसे अलंकृत किया करते थे। फिर क्या हुआ कि 15वीं और 16वीं शताब्दी आते आते जैसे जैसे भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था वैसे वैसे कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। यानी स्टार्टिंग में कथा कहते थे उसे वो थोड़ा सा अलंकृत करा करते थे अपने हाव भाव के द्वारा। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी तक आते आते इसने एक नृत्य का रूप धारण कर लिया। उसमें क्या करते थे, इसमें राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। फिर अभिनय के द्वारा बताते थे। फिर जब मुगल काल आया उसमें मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित करे और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। तो 2 घरानों में ये फला फूला आगे चल के, मतलब एक अब राज दरबार का ये नृत्य हो गया कथक नृत्य, एक विशिष्ट शैली इसने अपनाई। तो 2 घरानों में ये फला फूला। तो एक तो है राजस्थान जयपुर के राज दरबार में, दूसरा है लखनऊ में। फिर अवध के जो अंतिम नवाब हुए हैं वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में भी ये एक प्रमुख कला के रूप में जो कथक नृत्य है वो उभरा है। फिर क्या हुआ, 1850 से 1875 के दौरान कथक नृत्य शैली इन 2 क्षेत्रों के अलावा वर्तमान के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी संस्थापित हो गया। अब ये जो 20वीं शताब्दी आते आते 19वीं 20वीं शताब्दी आते आते इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट द्रुत पद संचालन और उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण में अभिनय पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। हालांकि अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की भांति भी जो कथक है उसे 19वीं 20वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश आए उसे पसंद नहीं करा गया, लेकिन फिर भी ये उस समय तक गणिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कथक को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं अभी भी वर्तमान में वो 6 हैं। तो एक तो कथक हो गया, एक भरतनाट्यम है। कथक जो है वो उत्तरी भारत में है। मेन जो है 2 घराने हैं, जयपुर राजस्थान और लखनऊ। फिर भरतनाट्यम बता रखा है वो तमिलनाडु है, कथाकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। फिर देखिए एक प्रश्न आता है कि किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। कोई भी जो आपका कला है उसे शास्त्रीय कब माना जाता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं मान ली गई हैं। पहली तो कि भी जिसका विषय धार्मिक हो, दूसरा जिस कला को सीखने हेतु अत्यधिक कौशल की आवश्यकता हो, मतलब स्किल नीड हो जिसमें, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता हो, और तीसरा है कि वह कला जो निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत की जाती है। हालांकि ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोक नृत्य इनको पूरा करते हैं। तो बड़ी बारीक सी लाइन है कि किसे आप लोक नृत्य कहें, किसे शास्त्रीय नृत्य कहें, क्योंकि कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने के लिए भी काफ़ी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालांकि ये कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर शास्त्रीय नृत्य मतलब ये निर्धारित किए गए हैं। फिर जो हमने ये सब पढ़ा
कथक नृत्य के बारे में पढ़ा। अभी क्षेत्रीय संस्कृति का एक और रूप लघु चित्र हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। सबसे पहले लघु चित्र क्या होते हैं? तो देखिए, जो छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, यानी वाटर कलर से जो चित्र बनाए जाते हैं लघु चित्र, वो लघु चित्र कहलाते हैं। लघु चित्र जो मध्यकाल था उसमें जो ये पांडुलिपि या जो इतिहास जो भी लिखते उनको चित्रित करने के लिए, सचित्र करने के लिए भी काम में लिए जाते थे। राज दरबार में उपहार में देने के लिए भी करते थे। तो इस तरीके से इन लघु चित्रों का वो यूज़ में लिया जाता था। तो सबसे पहले लघु चित्र समझ में आ गया कि छोटे आकार के चित्र हैं जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों या कागज पर चित्रित करते थे। उपयोग बता रखा है कि जो प्राचीनतम जो लघु चित्र हैं, सबसे पहले वाले जो लघु चित्र हैं वो तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। फिर जो सर्वाधिक जो सुंदर चित्र हैं वो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन जो ग्रंथ हैं उन्हें सचित्र बनाने में प्रयुक्त किए गए हैं। फिर बाद में जब मुगल शासक हुए तो अकबर, जहांगीर व शाहजहां द्वारा संरक्षित चित्रकार, जिनके द्वारा प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित की जाती थी। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लिख रखा है कि जो ये दिल्ली के जो शासक, सल्तनत के जो भी शासक रहे हैं, ये अपना इतिहास लिखवाते थे। तो जो मुगल जो शासक हुए, इन्होंने जो अपना इतिहास लिखवाया, अपने ग्रंथ पांडुलिपियाँ जो लिखवाई, उनको सचित्र करने के लिए ये लघु चित्रों को काम में लेते थे और जो इनके चित्रकार थे उन्हें अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया करते थे। तो जो मुगल काल में जो लघु चित्र बनाए गए उनकी विशेषता थी कि एक तो ये चटक रंगों से चित्रित की जाती थी, बड़े ब्राइट कलर से ये यूज़ करते थे। दूसरा, इसमें ये दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित करते थे। ये जो मुगल जो शासन काल में जो लघु चित्रकला विकसित हुई उसकी विशेषताएँ थी कि चटक रंगों से तो इन्हें चित्रित किया जाता था और राज दरबार के दृश्य सामान्यतः और लड़ाई, शिकार के दृश्य, जो भी सामाजिक जीवन का जो अन्य पहलू हैं उन्हें चित्रित किया जाता था। और ये उस वक्त इतने महत्वपूर्ण थे कि उपहार के तौर पर इन्हें एक दूसरे को दिया जाता था, जिससे कुछ विशिष्ट जन जैसे बादशाह व घनिष्ठ लोगों को ही परमिशन थी इन्हें देखने की। फिर है कि मुगल साम्राज्य का फिर पतन हो गया। तो मुगल साम्राज्य के एक प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ लघु चित्रों की परंपरा में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। जैसे जैसे मुगल जो साम्राज्य है उसका पतन हुआ, ये क्षेत्रीय साम्राज्यों की ओर बढ़ते चले गए। तो क्या हुआ, इससे जो मुगलों की जो कलात्मक रुचियाँ थी वो जो ये जिन भी क्षेत्रीय राज्यों में गए वहाँ के राजाओं के संरक्षण में ये जो कला है, जो मुगल दरबार की जो विशेषता थी वो इन क्षेत्रीय राज्यों द्वारा भी अपना ली गई। तो ये बेसिकली दक्षिण के जो क्षेत्रीय दरबार थे या फिर राजस्थान के जो राजपूती राज दरबार थे वहाँ पर ये जो मुगल विशिष्ट कला थी वो अब यहाँ पे इनके द्वारा भी अपना ली गई। व इसके साथ ही इन्होंने अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं, जो क्षेत्रीय जो विशिष्टता थी उसको भी इन्होंने अपनाया और उसका विकास भी करा। यानी एक सम्मिश्रण हो गया मुगल कला का भी, मुगल जो लघु चित्र कला थी और जो अपनी जो क्षेत्रीय अपनी जो विशिष्टता थी उसका समन्वय इस लघु चित्र कला में हो गया और एक नई शैली बन के ये हर क्षेत्रीय उसमें उभरती चली गई। कौन कौन सी हैं उसमें से कुछ हम एग्जाम्पल नीचे पढ़ेंगे। तो जो मुगल जो इन्होंने एक अपनाई इन्होंने मुगल विशिष्टता वो ये थी कि राज दरबार, शासक और उनके दरबार के दृश्य अब लघु चित्रों में चित्रित किए जाने लगे। तो ये देखिए, ये एक लघु चित्र दे रखा है कि जो अकबर हैं वो आराम कर रहे हैं शिकार के दौरान। तो इस तरह के दृश्य अब ये क्षेत्रीय जो राज्य दरबार हैं उनमें भी चित्रित किए जाने लगे। फिर इसी तरीके से जो 17वीं शताब्दी है उसके बाद आने वाले वर्षों में आधुनिक हिमाचल के इर्द गिर्द जो तलहटी वाला इलाका है वहाँ बसोहली शैली का विकास हुआ। एक ये लघु चित्र जो कला है उसकी एक शैली है बसोहली शैली, जो एक साहसपूर्ण व भावप्रवण शैली का एक प्रकार है, मतलब भाव प्रवणता इसकी विशेषता है। तो जो एग्जाम्पल है भानुदत्त की रसमंजरी। फिर है कि 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो उसके बाद भी ये लोग जो लघु चित्रकार हैं वो चले गए क्षेत्रीय राज्यों में। फिर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो फिर ये दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार जो भी थे वो मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। यानी नादिर शाह का आक्रमण भी ये लघु चित्रकार थे इनके पलायन का एक और कारण बना। तो जहाँ के शासकों द्वारा जिन भी ये निकटवर्ती इलाकों में गए वहाँ के शासकों द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप एक नई शैली विकसित हुई। वो हुई पहाड़ी इलाकों में कांगड़ा शैली।
तो देखो कांगड़ा जो चित्र शैली है उसकी विशेषताएं हैं, ये एक डायग्राम भी दे रखा है कांगड़ा चित्र शैली का, कि इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक ये विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित थी। ठंडे नीले और हरे जो रंग हैं वो इसमें कोमल रंग जो हैं उनका प्रयोग किया जाता था और विषयों का काव्यात्मक निरूपण इस कांगड़ा शैली में किया जाता था। ये 3 विशेषताएं थी इसके। फिर ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो साधारण जो स्त्री पुरुष थे वो भी अपने बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे, और लेकिन कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। और लेकिन जो लघु चित्र हैं जो राजमहल में चित्रित किए जाते वो सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, उनका संरक्षण भी किया गया, इसलिए वे सदियों तक सुरक्षित रहे और हम ये जो लघु चित्रकला है ये जो इस कला से हम परिचित हो पाए हैं। फिर आता है बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। बंगाल के बारे में बता रखा है। देखिए कोई भी जो अक्सर जो किसी भी क्षेत्र का नाम का निर्धारण हम वहाँ जो भाषा बोलते हैं उसके आधार पे कर देते हैं। तो जैसे बंगाल है तो बंगाल के हम मानते हैं कि बंगाल के जो निवासी हैं वो बंगाली भाषा, बंगाली या बांग्ला भाषा बोलते होंगे। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या वो हमेशा से बंगाली भाषा बोलते थे या बंगाली भाषा का उद्भव कैसे हुआ है। तो जो बताया गया है कि जो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथ हैं यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के जो ग्रंथ हैं यानी 2100 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि जो बंगाल के जो लोग थे, जो वहाँ के जो लोग थे, आदि लोग, वो संस्कृत से उपजीवी भाषाएं नहीं बोलते थे, जबकि आज बंगाली को संस्कृत से निकली हुई भाषा माना जाता है। तो नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? भाई हम ये मान सकते हैं कि भाई जो हम ऐसा मानते हैं कि जो बांग्ला भाषा है वो संस्कृत से निकली हुई है, लेकिन संस्कृत ग्रंथ के जो अध्ययन है वहाँ से पता चलता है कि वहाँ के जो मूल निवासी थे बंगाल के वो तो संस्कृत बोलते नहीं थे। तो जो ये आज की जो बांग्ला भाषा का उद्भव कैसे हुआ, क्योंकि अगर संस्कृत से नहीं बोलते, वो कोई और भाषा बोलते होंगे, तो बांग्ला भाषा में जो संस्कृत का प्रभाव है। तो इसके जो देखो रीज़न बता रखे हैं कि भाई कि संस्कृत से प्रभावित भाषा जो बांग्ला भाषा है वो वहाँ पर कैसे उन निवासियों की भाषा बन गई, उस सब का देखिए क्रमानुसार बता रखा है। जो ईसा पूर्व 4वीं से 3वीं शताब्दी यानी लगभग आप मान सकते हैं 2400 से 2500 वर्ष पूर्व बंगाल और मगध जो दक्षिणी बिहार है उसके बीच में वाणिज्यिक संबंध स्थापित हो गए थे, मतलब व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। तो इसके कारण क्या हो गया होगा कि जो संस्कृत है उसका प्रभाव बढ़ता हो गया होगा, पहला रीज़न। फिर टाइमलाइन में आइए कि 4वीं शताब्दी के दौरान यानी 4वीं शताब्दी यानी लगभग 1400 से 1500 वर्ष पूर्व गुप्त वंश जो शासक थे उन्होंने उत्तरी जो बंगाल था उस पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ क्या करा, ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल होते गए, यानी संस्कृत का उनसे पहचान होती गई वहाँ पे। वहाँ जब ब्राह्मणों को बसा दिया गया और संस्कृत का प्रभाव बढ़ा, तो इसी तरीके से बता रखा है कि भाई 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री आए हुनस्वांग, उन्होंने बताया कि बंगाल में सर्वतः संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। यानी क्या करा कि वहाँ पे लोगों को बसा दिया जो संस्कृत बोलते थे, तो इस तरीके से वहाँ पे जो उनको संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस तरीके से वो जो जिन लोगों को बसाया गया वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे इवेंचुअली पूरे इलाके में संस्कृत बोले जाने लगी। फिर बताया कि जो 8वीं शताब्दी में जो पाल शासक आए उन्होंने बंगाल को एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में उनका उद्भव कर लिया गया था बंगाल का। फिर जो और चौथी जो रीज़न है कि भाई 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में फिर बंगाल पे सुल्तानों का शासक रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर द्वारा इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया गया तो उसे सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन तब तक बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यानी ये पूरे क्रम बताए गए हैं कि किस तरीके से कितनी सदियों में बंगाली जो भाषा है वो अपना जो रूप एक विकसित हो चुकी थी, ये इसमें बता रखा है। फिर है कि 15वीं शताब्दी तक आते आते अनेक उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में एक बद हो गया। मतलब इसने एक अपनी एक लिपि ले ली, इसने एक अपने शब्द एक निर्धारित कर लिए। तो निष्कर्ष क्या है, इस सबका कंक्लूजन क्या है कि यद्यपि बंगाली भाषा का जो उद्भव है वो संस्कृत से हुआ है, परंतु यह अपने विकास के क्रम की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा जैसे गैर संस्कृत शब्दों का भी एक विशाल भंडार है जो कि जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ। आधुनिक बंगाली
बंगाली का एक अब हिस्सा बन गया है। यानी इस पर जैसे संस्कृत का प्रभाव रहा, लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी जो भाषा थी उसका शब्द भंडार भी इसने लिया है। यहाँ पे जैसे सुल्तानों के शासक भी रहे, फिर मुग़ल शासक भी बंगाल पे उनका नियंत्रण रहा है, तो फारसी भाषा का भी इसमें आपको मतलब समन्वय मिलेगा। और जो यूरोपियन भाषा हैं उसके भी कई शब्द आपको बंगाली भाषा के जो शब्द हैं उनसे मिलते जुलते दिखाई देंगे। इस तरीके से विकास क्रम की अनेक अवस्थाओं से गुजरती हुई एक जो बंगाली भाषा है उसका विकास हुआ है। तो जो बंगाली भाषा का जो प्रारंभिक साहित्य है उसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी तो जो संस्कृत की ऋणी है, दूसरी जो संस्कृत से स्वतंत्र है। जो पहली श्रेणी जो संस्कृत से प्रभावित है जो साहित्य कृतियाँ, उसमें महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य व भक्ति साहित्य आदि शामिल हैं। तो देखिए जो मंगल काव्य होता है उसका मतलब होता है जो शुभ, यानी जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं ऐसे काव्य। दूसरा होता है भक्ति साहित्य, तो जो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन थे, चैतन्य देव, उनकी जीवनियाँ आदि सम्मिलित हैं, तो वो संस्कृत से काफ़ी प्रभावित हैं। फिर जो पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक पांडुलिपियों में ये रचनाएं जो हैं वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में करी गई बताई गई हैं। मतलब ये इनकी टाइमलाइन है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो बंगाली जो साहित्य कृतियाँ हैं जो संस्कृत से प्रभावित हैं वो इनकी टाइमलाइन है। जो दूसरी श्रेणी जो है संस्कृत से स्वतंत्र है, तो इस श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कथाएं, परी कथाएं, लोक कथाएं व गाथा गीत। ये बेसिकली जो दूसरी जो श्रेणी है वो जो वहाँ के जो मूल निवासी थे आदिकाल के, वो जो भाषाएं बोलते थे, उनकी जो अपनी लोक कथाएँ थीं, वो जो फिर उन्हें जो साहित्य के रूप में लिखा गया वो कृतियाँ हैं। तो इसमें देखिए जो दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ हैं वो मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए इसका काल निर्धारण हम सही प्रकार से नहीं कर सकते। ये पूर्वी बंगाल में अधिक लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था, कि जो ब्राह्मण थे उन्हें पश्चिमी भाग में बसाया गया था, पूर्वी में ब्राह्मण लोग नहीं थे, अनेक मूल निवासी थी, मूल जनजातियाँ थी जो धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गई। किस तरीके से वो आगे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो नाथ लोग हैं वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई कि सन्यासी थे, अस्पृश्य जातियों में अधिक लोकप्रिय थे और जो यौगिक क्रियाओं द्वारा परमात्मा को पाने का प्रयास करते थे, चिंतन मनन पर अधिक जोर देते थे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है ये। फिर मैनामती गोपीचंद्र के गीत हैं, ये एक तरीके की एक लोक कथा है। इसमें बताया गया कि एक गीत विशेष है जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, मतलब अभिनय के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि रानी मैनामती ने किस प्रकार अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। फिर धर्म ठाकुर हैं, ये क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, यानी स्थानीय देव हैं, लोक देवता हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती है। फिर यहाँ आता है पीर और मंदिर। देखिए पीर और जो मंदिर हैं कि जो बंगाल है, बंगाल में जो पीर और मज़ारें जो हैं, मज़ारों का निर्माण और मंदिरों का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो सब इसमें दे रखा है। तो देखिए क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी जब हुई, तो 16वीं शताब्दी आते आते जो पश्चिमी बंगाल के जो कम उपजाऊ इलाके थे वहाँ से लोग दक्षिण पूर्वी बंगाल की ओर जो जंगली और दलदली इलाके थे वहाँ पर जाने लग गए। तो इन्होंने क्या करा कि पूर्व की ओर बढ़ते हुए उनके द्वारा जंगलों को साफ करा और भूमि में धान की खेती की जाने लगी। तो जो धीरे धीरे वहाँ के जो स्थानीय मछुआरे थे और जो स्थानांतरित खेती करने वाले जो लोग थे, जनजातीय लोग थे, वो किसानों के नए समुदाय में मिल गए, मतलब वो खेती करने लग गए। इसी समय बंगाल पे, ये 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो इसी समय काल में बंगाल पे मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिनके द्वारा पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। जो ढाका है वो वर्तमान के बांग्लादेश में आता है, वहाँ पे मुगलों का नियंत्रण हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो अधिकारी व जो कर्मचारी थे, भाई आपका कोई मुगलों का जो राज्य था तो उसके वो अधिकारी भी थे, जो दीवान हैं, बख्शी हैं, जो एक सूबा बन चुका था, तो उसकी राजधानी अगर ढाका है तो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी मुगल जो शासक जो हैं उनके आएंगे। इन्होंने क्या करा, वहाँ से भूमि प्राप्त करी और वहाँ मस्जिदें बना ली। तो ये जो मस्जिदें थी वो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। यानी जो वहाँ के जो स्थानीय जो जनजाति के जो मछुआरे थे या जो खेती कर रहे थे, उन लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। फिर इससे क्या हुआ, ये जो अब वो जो नए जो लोग आ रहे थे, जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जो एक बेसिकली जो स्थानीय जो जनजातीय लोग थे, तो वो क्या करते, वो कुछ सिक्योरिटी चाहते थे,
स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वहाँ पे जो भी ये जो अधिकारी कर्मचारी थे या जो सूफी संत भी हुआ करते थे, देखिए सभी सम्मिलित हैं, सूफी संत भी हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई भी जमींदार वर्ग या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति जो इन्हें मतलब इन्हें सिक्योरिटी देता हो, उन्हें पीर मान लिया गया। और इस प्राय समुदाय के नेता होते थे जो शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे। तो ये पीर जो थे, ये जो पूर्वी क्षेत्र था, उसमें जो आने वाले लोग थे उन्हें बसने के लिए सुख सुविधाएं और आश्वासन प्रदान करते थे, मतलब सिक्योरिटी देते थे। तो इसमें ये बता रखा है कि पीर श्रेणी में संत, सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव और साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू, बौद्ध देवी देवता और जीवात्माएं भी शामिल थीं। तो पूर्वी जो बंगाल के क्षेत्र में जो ये पीरों की पूजा पद्धतियाँ इतनी लोकप्रिय हो गई कि इनकी जो मज़ारें हैं वो बंगाल में हर जगह सर्वत्र पाई जाती हैं। तो देखिए मज़ार क्या होती है? मज़ार एक कब्र है, उसको अरबी शब्द है मज़ार, जिसका अर्थ है मकबरा या दरगाह या जो कब्र है वही हैं प्रभावशाली लोगों की। तो जो दरगाह है वो फ़ारसी शब्द है, जबकि मज़ार जो है वो अरबी शब्द है और मकबरा भी अरबी शब्द है एक तरह का। फिर है कि मंदिरों का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो देखिए जो बंगाल है उसमें 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी तक उस समय जो शक्तिशाली जो भी व्यक्ति जो थे या फिर जो समूह थे वो बंगाल में मंदिर व अन्य धार्मिक भवन बनवा रहे थे। तो इसके माध्यम से वो अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। कैसे? देखिए पहले क्या होता था, बंगाल में जो है ना साधारण ईंट और मिट्टी गारे से निर्मित मंदिर बनवाते थे। तो वो जो इस तरह के जो मिट्टी और जो साधारण मिट्टी के जो मंदिर थे, ये जो उस समय के तत्कालीन जो निम्न सामाजिक समूह में आते थे वो लोग बनवाते थे, जैसे कालू और कंसारी। कालू है वो तेली समुदाय के लोगों को कहा जाता था और जो कंसारी हैं वो घंटा धातु के कारीगरों को कहा जाता था। घंटा धातु हमने बताया कि वो जो तांबे और कांसे का जो अनुपात है उसमें तो जो कांसा है वो रांगा जिसे कहा जाता है वो उसका एक रेशो थोड़ा अलग होता है कि वो धातु घंटे की तरह मतलब आवाज़ करती है। तो वो उस धातु के जो कारीगर हैं उन्हें कंसारी कहा गया है। तो वो उनके समर्थन से जो मंदिर बनाए जाते थे जो उस समय का निम्न सामाजिक समूह मतलब मान लिया गया था। ये हम मध्यकाल की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जो यूरोप की जब व्यापारिक कंपनियाँ इन क्षेत्रों में आई तो नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। तो इसका लाभ क्या है, जो ये जो सामाजिक समूह थे जो निम्न समझे जाते थे, इनके कुछ परिवारों ने इन आर्थिक अवसरों का लाभ उठाया और वो प्रभावशाली और संपन्न बन गए। तो इन्होंने क्या है अपनी जब इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरी तो इन स्मारकों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा करी। इन्होंने जो ये जो मंदिर जो पहले कच्चे होते थे अब इन्होंने पक्का बनवाना शुरू कर दिया। देखिए कोई भी जब सामाजिक समूह है वो किसी भी समाज में उच्च या निम्न तभी समझा जाता है कि जब उसकी आर्थिक स्थिति या जो उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो ऊपर या नीचे हो। अगर कोई भी जो समुदाय है कोई भी समूह है उसकी अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति अगर सुधरती जाएगी तो धीरे धीरे वो समाज के उच्च वर्गों में अपने आप ही आने लग जाएगा। फिर है कि जो स्थानीय जो देवी देवता थे जो पहले गांव में जो छान छप्पर वाली झोपड़े में पूजे जाते थे, अब जब इनके पास जो जो सामाजिक समूह थे जो एक समय निम्न समझे जाते थे, जब इन पे पैसा आ गया, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई तो ब्राह्मणों द्वारा भी इनको मान्यता प्रदान कर दी गई। और अब जब इनके जो देवी देवता थे उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो जो ये जो मंदिर जो इन्होंने बनाए, ये मंदिर ये एक पहले तो देखिए डायग्राम दे रखा है। ये जो बंगाल की जो शैली है बंगाली शैली जो स्थापत्य कला, ये देखिए ये दो चला या चौचाला शैली के होते हैं, यानी दो छतों का दो दीवारों पर दो छतें डाली जाती हैं और चौचाला यानी चार छतें भी डाली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है दो त्रिकोणीय छतें दो चाला में और चौचाला शैली में चार त्रिकोणीय शैली चार दीवारों पर रख के बना दी जाती हैं। तो पहले देखिए छान छप्पर की होती थी, बाद में इन्हें पक्का कर लिया गया जब जैसे जैसे इन समूह के पास पैसा आता गया। तो ये जो मंदिर होते थे ये जो विशेषताएं हैं कि इनकी जो छतें हैं वो दो चाला या चौचाला प्रकार का होना, यानी दो छतें दो दीवारों पे रखी जाती थी एकदम एक दूसरे को काटती हुई, और चौचाला चार
छतें थी 4 दीवारों पे जो एक आपस में बाद में तिर्यक रेखा पे काटती थी। मंदिरों का जो निर्माण जो होता था वो एक वर्गाकार चबूतरे पे होता था। मंदिर के जो भीतरी भाग है उसमें कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई होती थी, जो कि कुछ मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मतलब जो बाहर का जो है वो मिट्टी की पार्टियों पर या जो सजावटी टाइल्स हैं, चित्रकारी हैं, उसके द्वारा बनाते थे। तो इसमें एक बता रखा है, जो पश्चिमी बंगाल के जो बांकुरा जिले में विष्णुपुर का जो मंदिर है उसका एक चित्र दिया गया है। तो वहाँ पर जो बाहर में बड़ी मतलब सजावट की गई है मंदिर की, ये जो बंगाली शैली थी उसका विशेषताएं बताई गई हैं। तो जो मुग़ल कला थी, वो बंगाली गुंबद जो ये जो शैली है छतों की दो चाला या चौटाला, उससे बड़ी प्रभावित थी। और मुग़ल जो स्थापत्य कला है उसमें बंगाली गुंबद जो है, ये जो शैली जो हमने पढ़ी है उसको अपनाया गया है। फिर मछली भोजन के रूप में देखिए, कोई भी अगर हम किसी भी मान्यता को मानते हैं कोई या किसी भी धर्म को मानते हैं, तो जहाँ भी इसका उद्भव हुआ होगा उसकी कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं वहाँ के वातावरण से निश्चय ही प्रभावित होती हैं। तो देखिए, जो कोई तटवर्ती इलाका है वहाँ का जो समुदाय होगा वो चाहे कितना ही धार्मिक हो, उसकी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, वो जो मछली है, जो भोजन का एक मुख्य स्रोत है, जो धान है जो कि पानी वाले इलाके में ज़्यादा होता है, तो वो उनके भोजन का एक मुख्य आहार होगा ही होगा। वहीं जो हो सकता है रेगिस्तानी इलाका हो, वो मछली, उनकी धार्मिक मान्यताएं ऐसी होंगी कि उसमें मछली खाना ज़रूरी नहीं होगा, वो उसको शायद निषिद्ध भी कर सकते हैं कि वहाँ कुछ खाद्य पदार्थ जो होंगे वो अलग होंगे। तो देखिए, मतलब कहने का ये अर्थ है कि आपकी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो जो मूल रूप में जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में उनका मतलब उद्भव हुआ होगा, उनका जो भी मतलब विकास हुआ होगा, वो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उससे काफ़ी प्रभावित रहा होगा। तो इसमें बताया गया जो बंगाल था वो क्या है, एक नदी मैदान है, तो वहाँ मछली व जो धान है वो जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी भोजन सूची में प्रमुख स्थान है। यानी मतलब सभी वर्गों का है, लेकिन गरीब के पास तो एक मछली और धान एक बेसिक मतलब है, तो ये उनके भोजन का मुख्य साधन है ही है। तो क्या होता है कि जो ब्राह्मण हैं उन्हें जब सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब उन्हें वहाँ पर बसा दिया गया तो अब वो वहाँ क्या खाएं, क्योंकि स्थानीय आहार में तो ये शामिल है। तो इसी देखते हुए क्या किया गया कि जो भी वो 13वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है बृहद धर्म पुराण, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की जो है मछली खाने की अनुमति दी गई। यानी आप समझ सकते हैं कि जब ब्राह्मणों को वहाँ उस इलाके में बसाया जा रहा था, तो वो भी वहाँ के जो या फिर जिन लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था कि जो या फिर जो ब्राह्मण इसमें जो काल में जो प्रभाव में आ रहे थे, लेकिन वो भी अपनी जो विशेषता है, अपनी जो स्थानीय विशेषता है, आहार की विशेषता है, उसे अछूते नहीं रह पाते हैं। तो फिर बता रखा है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। तो देखिए, जो भाषाई आधार पे किस तरीके से एक राष्ट्र भावना का उदय होता है वो इसमें बता रखा है यूरोप में। तो यूरोप के बारे में बता रखा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य या किसी चर्च जैसे किसी चर्च का सदस्य मानते थे, या तो किसी वो साम्राज्य के अंडर में है या किसी चर्च के अंडर में है। तो लेकिन 18वीं शताब्दी के जब अंतिम दशक आए तब तक लोग स्वयं को भाषाई आधार पर एक समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानने लगे। यानी पहले जहाँ वो एक अपने आप को एक किसी साम्राज्य का अंग मानते थे या किसी चर्च के अंडर में अपने आप को मानते थे, अब भाषाई आधार पर वो एकजुट होने लग गए थे। तो जैसे प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में जो रोमानिया है उसमें जो विद्यालय पाठ्य पुस्तकें हैं जो पहले ग्रीक के में लिखी जाती थी, जो ग्रीक साम्राज्य था, अब वो रोमानियन में लिखी जाने लगी, जो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा थी। क्योंकि हम चैप्टर क्या है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए यूरोप में के बारे में बता रखा है। फिर हंगरी में जहाँ अब तक लैटिन भाषा का प्रयोग हो रहा था, अब वहाँ पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया। और जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को अधिक बल दिया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। मतलब क्षेत्रीय भाषाओं ने किस तरीके से एक राष्ट्र का निर्माण करा वो यहाँ पे बता रखा है। थैंक यू।